हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं बलजीत सर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई होता है इसके ऊपर? AS 14, मतलब अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो होता है? 14 के हिसाब से। ठीक है, अभी यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया अमालगमेशन ऑफ कंपनी, बट सिर्फ अमालगमेशन एक वर्ड नहीं है, इसमें आपको कुछ 3 वर्ड दिया है। ठीक है, कितने वर्ड है? 3 वर्ड। पहला वर्ड है अमालगमेशन, सेकेंड वर्ड है एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। थर्ड वन है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। अमालगमेशन ऑफ कंपनी के ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अप्लाई। ठीक है, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या बोलता है कि अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में कितने मेन टर्म्स है, मेन टॉपिक्स है? 3 टॉपिक, अमालगमेशन, सेकंड एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी नॉर्मली जनरल सेंस में आप लोग अमालगमेशन क्या समझते हो? कॉम्बिनेशन। क्या समझते हो? कॉम्बिनेशन। लेकिन अमालगमेशन सिर्फ कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन किसे कहते हैं? अमालगमेशन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी, क्या बोला मैंने? जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी एक साथ मिलके, एक साथ मर्ज होके एक न्यू कंपनी को बनाते हैं, न्यू कंपनी को पैदा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अमालगमेशन। क्या बोलते हैं? अमालगमेशन। क्या होगा? when 2 or more companies come together to form a new company is known as amalgamation. For example, A लिमिटेड है प्लस B लिमिटेड इज इक्वल टू C लिमिटेड। ठीक है, मतलब एक A लिमिटेड है, एक B लिमिटेड है, दोनों कंपनी मर्ज होके, अमालगमेट होके, एक ही चीज में समावेश होके उन्होंने न्यू कंपनी बनाया विच इज नोन एज C लिमिटेड। ठीक है, सो अभी C लिमिटेड लोग कौन सी कंपनी बोलेंगे? ओल्ड कंपनी है, न्यू कंपनी? न्यू कंपनी। एंड A लिमिटेड और B लिमिटेड ये दोनों कौन सी कंपनी बन जाएंगे? ओल्ड कंपनी बन जाएंगे। समझ में आया इतना सबको? ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये अमालगमेशन क्यों करते हैं? बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, या तो अपना कोई कॉम्पिटिटर है, वो कंपटीशन की वजह से उसका भी बिजनेस नहीं चल रहा है और मेरा भी बिजनेस नहीं चल रहा है, तो हम दोनों कॉम्पिटिटर, दुश्मन से क्या बन जाएंगे? दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बना? यस और नो? ठीक है, सो अमालगमेशन इसलिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जाहिद का इडली वड़े का बिजनेस है। ठीक है, एक जाहिद का इडली वड़े का बिजनेस है, इसको इडली अच्छे से बनाने आता है लेकिन इसकी चटनी बहुत भंगार रहती है, इसको बिल्कुल भी चटनी का ज्ञान नहीं है। ठीक है, एकदम पानी जैसा बनाता है, क्लियर। लेकिन दूसरा इसका कॉम्पिटिटर है रोहन। दूसरा कॉम्पिटिटर कौन है? रोहन की चटनी एकदम फैबुलस, एकदम झकास, मतलब चटनी खाने के लिए इसके बाद ज्यादा कस्टमर आते हैं। लेकिन इडली वड़ा एकदम बकवास, इसका इडली गोल नहीं बनता है, समोसे के आकार में बनता है। जोक्स अपार्ट, ठीक है, मतलब उसका चटनी अच्छे से बनता है, चटनी सांभर अच्छे से बनाता है, लेकिन इडली वड़ा अच्छे से बनाता है क्या? नहीं। लेकिन जाहिद के केस में क्या है? इसका इडली वड़ा अच्छे से बनता है लेकिन चटनी सांभर अच्छे से नहीं बनाता, सो इसके बाद थोड़े कस्टमर आते हैं और बाकी नहीं आते। क्यों? बिकॉज इसका चटनी सांभर अच्छा नहीं है। सेकेंड एग्जांपल क्या दिया मैंने? रोहन एक कंपनी है, उसने बिजनेस खोला है इडली वड़े का, उसका सांभर और चटनी एकदम झकास, फैबुलस, लेकिन उसको इडली वड़ा बनाने आता है क्या? नहीं आता। वड़ा कैसे रहता है? गोल रहता है, ठीक है, और बीच में होल। सो इसका तो पहले गोल ही नहीं होता है, क्लियर। जैसे वड़ा पाव में वड़ा कैसे खाते वैसे बना के बेचते हैं। सो अभी देखो, इसके पास भी थोड़े कस्टमर है, इसके पास भी थोड़े कस्टमर है, ज्यादा कस्टमर हो रहे क्या दोनों के पास? नहीं हो रहे। क्यों? बिकॉज दोनों के पास थोड़ा वीकनेस है। ठीक है, इसके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके पास कौन सा स्ट्रेंथ है? इडली वड़ा अच्छे से बनाने में। रोहन के पास स्ट्रेंथ है, लेकिन कौन सा स्ट्रेंथ है? चटनी सांभर अच्छे से बनाने में। सो फॉर एग्जांपल, A लिमिटेड जाहिद हो गया, B लिमिटेड रोहन हो गया। दोनों ने क्या किया?
दोनों एक दूसरे मतलब दोनों ने अपना बिजनेस बंद करके और अमालगमेट हो गए, तो अभी दोनों अपना अपना सीक्रेसी बांट लेंगे, है कि नहीं? वो चटनी का सांभर का रेसिपी इसको दे देगा और ये इडली वड़ा कैसे बनाते हैं उसको बता देगा, ठीक है? तो अभी बिजनेस अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा? बिजनेस एक्सपांड होगा या नहीं होगा? ग्रोथ होगा या नहीं होगा? ग्रोथ होगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो दोनों खुशहाल जिंदगी जिएंगे। यस और नो? ठीक है? सो अमालगमेशन इसलिए समझ में आया? सो वापस बता रहा हूँ, अमालगमेशन में क्या होता है? व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इज कॉल्ड अमालगमेशन। ठीक है, एक टर्म समझ में आ गया पहला अमालगमेशन का। दूसरा टर्म क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? व्हेन वन कंपनी, क्या बोला मैंने? व्हेन वन कंपनी इज टू बी टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल A लिमिटेड प्लस B लिमिटेड इज इक्वल टू A लिमिटेड। ठीक है, दो बिजनेस है, एक A लिमिटेड है और दूसरा B लिमिटेड। सो A लिमिटेड ने क्या किया? B लिमिटेड को खरीद लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, परचेस कर लिया, बॉट कर लिया, बाय कर लिया, टेक ओवर कर लिया, एक्वायर कर लिया। ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो A ने B को खरीद लिया, सो नई कंपनी कौन सी बन गई? A लिमिटेड। एंड B लिमिटेड क्या हो जाएगी? इसने अपना अस्तित्व खो दिया, मतलब इसका नामो निशान रहेगा क्या? नहीं। अब ये दोनों बिजनेस मिल गई है, लेकिन कौन से नाम से जाने जाएंगे? A लिमिटेड से जाने। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्जॉर्प्शन। तो दोनों का मीनिंग समझ में आया? अमालगमेशन के केस में क्या होता है? व्हेन टू और मोर कंपनी कम टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी इज कॉल्ड अमालगमेशन। बट एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा? व्हेन वन कंपनी इज टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल A ने B को खरीद लिया, सो न्यू कंपनी विल बी A। सो न्यू कंपनी A लिमिटेड और B ओल्ड कंपनी। समझ में आया? ठीक है। थर्ड वन है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इससे मिलता जुलता वर्ड और कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? जब कंपनी लॉस में चलती रहती है, लॉस मेकिंग कंपनी बनती रहती है, सो हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं? वो कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे कंपनी का नाम चेंज होता है क्या? वही रहती है कंपनी ना, पहले लॉस मेकिंग में रहती है, फिर इंटरनली कंपनी के अंदर वो लोग को कुछ भी सेटलमेंट करना होता है वो करते हैं, देन उसको किस में बनाते हैं? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में क्या होगा? फॉर एग्जांपल A लिमिटेड है, पहले A लिमिटेड था, अब बाद में वो क्या बन गया? Means external reconstruction means when one company reconstruct itself। कंपनी क्या करती है? अपनी कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करेगी, रिकंस्ट्रक्ट करेगी। क्यों रिकंस्ट्रक्ट करती है? टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। मतलब देखो A लिमिटेड पहले था, अब वो क्या बन गया? B लिमिटेड। A लिमिटेड ने ऐसा क्यों किया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन? बिकॉज A लिमिटेड का रेपुटेशन मार्केट में बहुत ही गिरता जा रहा था, गुडविल बहुत ही लो, मतलब लो पे चला गया था, प्रॉफिट नहीं हो रहा, एकदम लॉस पे लॉस जा रहे। ठीक है, कोई भी क्रेडिटर्स A लिमिटेड कंपनी को उधारी माल नहीं बेच रही है। सो A लिमिटेड सरवाइव कर पा रही है क्या? नहीं। सो उसने क्या किया? जस्ट अपना नाम चेंज कर दिया। उसने क्या किया? कौन सा रिकंस्ट्रक्शन किया? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। क्यों? बिकॉज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नाम तो वही रहता है ना, सेम, बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा? नाम उसका चेंज हो जाएगा, काम वही है। देखो, इसलिए उसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। पहले A लिमिटेड था, जस्ट बाहर का जो रूप है ना, सिर्फ वो चेंज हुआ है, A से B लिमिटेड, लेकिन इंटरनली जो कंपनी के अंदर पहले जो काम A में होता था वही अभी भी B में ही होगा ना। यस और नो? सिर्फ चेंज क्या हुआ है? नेम चेंज हुआ है, A से B लिमिटेड। समझ में आया? सो अमालगमेशन ऑफ कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने क्या बोला? उसके 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला क्या है? अमालगमेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन एंड तीसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अमालगमेशन में क्या होता है? व्हेन टू और मोर कंपनीज फॉर्म अ न्यू कंपनी इज कॉल्ड अमालगमेशन। फॉर एग्जांपल A लिमिटेड प्लस B लिमिटेड, न्यू कंपनी C लिमिटेड। ठीक है,
नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? व्हेन वन कंपनी इज टेकन ओवर बाय इज कॉल्ड, ठीक है, जैसे कि ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू ए लिमिटेड। क्लियर? थर्ड वन क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। When one company reconstruct itself to form a new company is known as external। जैसे कि A limited is equal to B limited, पहले A limited था, अब वो B limited हो जाए। अभी इसमें जरा मुझे वापस से बता दो, न्यू कंपनी कौन कौन सी है और ओल्ड कंपनी कौन सी है? अमालगमेशन के केस में न्यू कंपनी कौन सा हो जाएगा? न्यू कंपनी C limited, और A और B कौन सा हो जाएगा? ओल्ड कंपनी। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है। सेकंड, एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा? ए लिमिटेड क्या होगा? न्यू कंपनी एंड बी लिमिटेड ओल्ड कंपनी, ठीक है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में क्या होगा? बी लिमिटेड न्यू कंपनी एंड ए लिमिटेड ओल्ड कंपनी। यहां तक समझ में आया सबको? एनी डाउट? अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन का केस में लेता हूँ। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, ठीक है। सो बी लिमिटेड फोकट का अपना बिजनेस इसको सौंप देगा, उसके बदले में ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कुछ पेमेंट करेगा ना, यस और नो? तभी तो बी लिमिटेड अपना बिजनेस उसको बेचेगा, ठीक है। सो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को जो भी पेमेंट दिया होगा, मींस द पेमेंट पेड बाय द न्यू कंपनी टू द ओल्ड कंपनी for the purpose of acquisition is called as consideration, purchase consideration, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PC। मींस PC क्या होता है? an amount payable by the new company to the old company। क्यों देती है? for the purpose of acquisition, इसको क्या बोलते हैं? purchase consideration, मींस शॉर्ट में PC। समझ में आया? ठीक है। अभी देखो, PC कैलकुलेट करने के दो टाइप्स है। PC कैलकुलेट करने के लिए कितने टाइप्स है? दो टाइप है। फर्स्ट टाइप होता है नेट पेमेंट, नेट पेमेंट मेथड। फर्स्ट कौन सा होता है? नेट पेमेंट मेथड। एंड सेकेंड होता है नेट असेट्स मेथड। कितने? नेट असेट्स मेथड। एक्चुअली ये दो नहीं, पहले कितना था? तीन था, ठीक है। पहले होता था लमसम मेथड, देन दूसरा होता था नेट पेमेंट एंड तीसरा होता था नेट असेट। लेकिन अभी लमसम पेमेंट को उसने हटा दिया है। किसने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को। बिकॉज लमसम पेमेंट में क्या होगा? फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया और उसको पैसे दे दिए 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। तो पीसी कितना? 5 लाख। मतलब क्वेश्चन में पीसी का अमाउंट पहले से दिया होता था, तो उसमें हम फाइंड आउट क्या करेंगे? कुछ फाइंड आउट करने के लिए बचा ही नहीं ना। पीसी तो क्वेश्चन में दे दिया है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया। कितने में खरीदा? 5 लाख में। तो पीसी का अमाउंट विल बी 5 लाख। सो उसमें फाइंड आउट करने के लिए कुछ है? नहीं है। लेकिन दो बाकी के मेथड है ना, नेट पेमेंट मेथड एंड नेट असेट्स मेथड। ये दो मेथड में अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा किसका अमाउंट? पीसी का अमाउंट, विच इज पेड बाय द न्यू कंपनी टू दी ओल्ड कंपनी। ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, पीसी कौन किसको पे करेगा? न्यू कंपनी पेमेंट करेगी। किसको? ओल्ड कंपनी। कभी ओल्ड कंपनी देगी न्यू को? मतलब अपना बिजनेस भी देवे, तुमको पैसे भी देवे, लाड में आ रहे हो, है ना? समझ में आया? सो पीसी इज पेड बाय द न्यू कंपनी टू दी ओल्ड कंपनी। क्लियर? और कितने मेथड है? दो मेथड, नेट पेमेंट एंड एक्चुअली कोई मेथड नहीं है। अच्छा बताओ, अगर मैंने इसका बिजनेस खरीद लिया, सो जितने में खरीदा है डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ में खरीद लिया, तो अभी मैं फाइंड आउट क्या करूं? मुझे तो पता चल गया ना कि 5 करोड़ में खरीद लिया है। अब ये मेथड फाइंड आउट करने के लिए क्या जरूरत है? एसेट्स एंड लायबिलिटी, नेट पेमेंट और नेट असेट्स जो दिया है मेथड पीसी का, ये एक्चुअली में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है। बिकॉज डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि 5 करोड़ में मैंने क्या किया? इसका बिजनेस खरीद लिया। सो मुझे तो पता चल गया ना कितने में खरीदा? 5 करोड़ में। सो एक्चुअली में ये मेथड ना एक्चुअली में नहीं है, मतलब जस्ट बना के दिया हुआ है। क्यों? बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको तो बता दिया ना कि बिजनेस मैंने कितने में खरीदा है? 5 करोड़ में खरीदा। लेकिन अगर मैं ना बताऊं आपको, फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप खरीद के लेके आया मार्केट से 40,000 का। कितने का? 40,000 का खरीद के लेके आ गया। तो पीसी कितना होगा? फॉर एग्जांपल लैपटॉप खरीदने का पीसी कितना होगा? 40,000। ठीक है।